अंतरिक्ष की अनंत गहराइयां हर किसी को आकर्षित करती हैं, लेकिन इन अनंत गहराइयों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र और तारे जैसे अनेक ऑब्जेक्ट हमारे लिए अलग अलग रहस्यों की तरह है। तब ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ब्रह्मांड की गहराई कहां तक है? क्या हम कभी इसे नाप पाएंगे? इसी अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा हम भी हैं। इसी अंतरिक्ष में मौजूद है एक काला दानव जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल के पास अगर प्रकाश भी जाता है तो लौट कर नहीं आता। कल्पना कीजिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपका क्या हाल होगा। जब एक ब्लैक होल का डेंजर इतना है तो सोचिए अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम आखिरी इसी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं ब्लैक होल के सवाल से। वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष का दानव कहते हैं। जो कुछ भी इस ब्लैक होल में जाता है उसका ब्लैक होल के बाहरी ब्रह्मांड से तो संपर्क टूट ही जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। भले ही वो चीज नष्ट हो जाए, उसका वर्तमान स्वरूप नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी प्रेजेंस बनी रहती है। तो अब सवाल उठता है कि यदि कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा। हम जब भी ब्लैक होल को देखते हैं तो हमें उसका केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। ऐसे इवेंट को हॉराइजन कहते हैं। इसी इवेंट हॉराइजन से बाहर आने के लिए हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गति से ट्रैवल करना होगा, जो आज के दौर में तो इम्पॉसिबल है। यानी हम ब्लैक होल को देखते हैं तो हमें जो काला हिस्सा नजर आता है वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन इवेंट हॉराइजन यानी ब्लैक होल के ऊपरी काले हिस्से के भीतर क्या है, तो इसका जवाब अब तक जो मिला है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी के बारे में अभी हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा सकता है उसके मुताबिक सिंगुलैरिटी एक अनंत डेड एरिया हो सकता है, जहां सारा मास एक छोटे से पॉइंट में कॉन्स्टेंट हो, यहाँ सरफेस और वॉल्यूम जीरो हो, या फिर ये सिंगुलैरिटी हमारी सोच से बहुत अलग हो। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि अगर अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हुए गलती से हम किसी ब्लैक होल के एरिया में आ जाएं तो क्या होगा। तो जवाब ये है कि जब तक हम ब्लैक होल के बहुत करीब नहीं जाते हैं तब तक वो हमें अपनी तरफ नहीं खींचता, लेकिन अगर हम ब्लैक होल के बहुत करीब चले जाएं तो सबसे पहले हम उसके इवेंट हॉराइजन को क्रॉस करेंगे। इंस्टेंट में जब हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं तो हमें दूर से ऑब्जर्व करने वाले धीरे धीरे एक काले घेरे के भीतर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर से प्रकाश की किरणें उस तक पहुंच रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये किरणें उस तक नहीं पहुंचेंगी और वो हमें आगे चलकर बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। अब चलते हैं इसके आगे। अब हमारा क्या होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी स्पेस और टाइम को कर्व कर देती है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसे वैज्ञानिक टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम ब्लैक होल के भीतर होंगे तो हमारे लिए टाइम बहुत ही धीमा हो जाएगा, लेकिन ब्लैक होल के बाहर स्पेस में टाइम बहुत तेज गति से चल रहा होगा। ब्लैक होल में आगे बढ़ते जाने पर सारा एरिया अंधकार से भरा होगा और आगे चलकर हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां प्रकाश न तो ब्लैक होल से बाहर जाता है और ना ही भीतर रहता है, बल्कि वो ब्लैक होल का चक्कर काटता है। यहाँ पर हमें अपने सिर का पिछला हिस्सा भी दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक होल का चक्कर लगाकर हमारे शरीर से निकलने वाला प्रकाश हमारे सामने ही आ जाएगा। इसके आगे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें अपने पीछे जो प्रकाश दिखाई देता है वो यूनिवर्स आता हुआ गोल सर्किल में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, लेकिन सामने की तरफ अंधकार और डेंसिटी दोनों बढ़ती चली जाती हैं। सिंगुलैरिटी के ज्यादा करीब जाने पर ग्रेविटी का इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। एक छोटे से एरिया में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर का जो हिस्सा आगे होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी अगर हमारे पैर ब्लैक होल के सेंटर की तरफ हैं तो उस पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। इसके कारण हमारा शरीर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा और इस सिचुएशन में दो रिजल्ट पॉसिबल हैं। पहला तो ये कि हमारे शरीर के टुकड़े हो जाएं या फिर हमारा शरीर रिपल्ड होकर किसी व्हाइट होल में चला जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह ब्लैक होल होते हैं उसी तरह अंतरिक्ष में व्हाइट होल भी होते हैं। व्हाइट होल पर फिजिक्स के वो नियम लागू नहीं होते जो हमारी पृथ्वी पर काम करते हैं। इस टाइम का कहना था कि जिस तरह ब्लैक होल होते हैं उसी तरह व्हाइट होल भी मौजूद होंगे। हालांकि इस संबंध में एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मौजूद नॉलेज के बेसिस पर ब्लैक होल में जाने की ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन हमें संकेत जरूर देती है कि ब्लैक होल में जाने पर क्या हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि अगर दो ब्लैक होल अगर आपस में टकराएं तो इसका परिणाम क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि ये ब्लैक होल आपस में किस स्पीड से और किस एंगल पर कोलैप्स कर रहे हैं। ब्लैक होल की टक्कर के बेसिकली दो रिजल्ट पॉसिबल हैं। पहला तो ये कि दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आए तो एक ब्लैक होल की ग्रेविटी स्विंग शॉट के जरिए दूसरे ब्लैक होल को दूर फेंक दे। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है,
दूसरी सिचुएशन में दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आकर चक्कर लगाने लगते हैं। एक दूसरे को ऑर्बिट करते करते ही आपस में काफी नजदीक आ जाते हैं। इस सिचुएशन में इन दोनों के आसपास मौजूद वेव्स बहुत ही प्रचंड होती हैं। इसका परिणाम ये होगा कि इन दोनों की ग्रेविटी स्पेस टाइम्स के फैब्रिक में रिपल्स यानी तरंगे पैदा करती है। ये तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इन्हें दूर अरबों प्रकाश वर्ष तक डिटेक्ट किया जा सकता है, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहते हैं। एक लंबी दूरी तय करने के बाद वेव्स का असर तो कम हो जाता है, लेकिन ये वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि अपने आसपास मौजूद सभी पिंडों को बर्बाद कर देती हैं। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जब दो ऑब्जेक्ट बाइनरी मोशन में मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल रेडिएशन रिलीज होता है और धीरे धीरे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं और फिर फाइनली एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में इस क्षेत्र में जो जबरदस्त रेडिएशन पैदा होता है उसकी शक्ति बड़ी ही प्रचंड होती है। ये दो ब्लैक होल जब पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक भयंकर विस्फोट होता है जिसे कई प्रकाश वर्ष दूर तक डिटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह दो ब्लैक होल के मिलने से बना एक ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल कहलाता है। इस तरह दो ब्लैक होल की आपस में मिलने से ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा और जबरदस्त एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैज्ञानिकों की एक स्टडी ये बताती है कि अब से करीब 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल इसी तरीके से एक दूसरे के चक्कर काटते हुए आपस में मिले और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बना। इस घटना से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करने लगी। इस घटना के लगभग 1 अरब साल बाद इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हमारी पृथ्वी पर महसूस किया गया। क्या अंतरिक्ष की गहराई को नापा जा सकता है? इस संबंध में वैज्ञानिक दो बातें कहते हैं। पहला तो ये कि अंतरिक्ष का वो हिस्सा जो देखा जा सकता है वो ऑब्जर्वेबल स्पेस कहलाता है, यानी ब्रह्मांड के जिस हिस्से को हम देख सकते हैं, जहां तक का प्रकाश हम तक पहुंचता है उस तक हमारी सोच भी पहुंचती है और उसे हम जान सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा है। इससे अलग ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता, जिसको हम जान नहीं सकते, वो हमेशा से था, हमेशा है और आगे भी हमेशा रहेगा। लेकिन जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं वो ऑब्जर्वेबल है, उसकी एक लिमिट है, इसे एज ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है, क्योंकि अभी तक केवल इतना ही प्रकाश हम डिटेक्ट कर पाए हैं। इसके आगे का हमें कोई ज्ञान नहीं है। इस हिसाब से देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड का सेंटर उसके एज से 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्रकार अगर हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्फेरिकल शेप में माने तो इसका टोटल डायमीटर 90 अरब प्रकाश वर्ष होगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिक तो इस यूनिवर्स की उम्र 13.8 प्रकाश वर्ष का मानते हैं। तो ये डिफरेंस कैसे आया? इसे समझने के लिए हमें ये बात भी समझनी होगी कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। यानी हमारी गैलेक्सी का साइज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दो गैलेक्सी के बीच का ब्लैंक डिस्टेंस जरूर बढ़ रहा है। तब आज से 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर से चलकर जो प्रकाश हम तक आया होगा वो भी काफी दूर तक ट्रैवल कर चुका होगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आज हमारा ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैल चुका है तो सबसे पहले हमें इसकी स्पीड को नापना होगा। ब्रह्मांड किस स्पीड से फैल रहा है, इस स्पीड को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड को यूज करते हैं। कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड क्या होती है, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश का अलग अलग रंग उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और इस आधार पर सबसे ज्यादा लंबी वेवलेंथ लाल रंग की होती है। इसके बाद वेवलेंथ का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। इसके बाद सबसे कम डिस्टेंस वाली वेवलेंथ बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मांड के लगातार फैलते जाने की स्थिति में नीले रंग के वेवलेंथ धीरे धीरे स्ट्रेच होकर लाल रंग के वेवलेंथ में कन्वर्ट होते चले जाते हैं और इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। अब इस रेड शिफ्ट का ब्रह्मांड के विस्तार से क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए हम कुछ गैलेक्सीज को लेते हैं, उनके डिस्टेंस और रेड शिफ्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसके बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इससे हमें ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड का पता लग जाएगा। फिर ब्रह्मांड के विस्तार का तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके पहले हमें ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाना जरूरी होगा। अब ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने के लिए इसके फैलने की प्रक्रिया को अगर हम उल्टा कर दें तो आखिरकार हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मांड का सारा मास बस एक पॉइंट पर डेंस्ड हो जाएगा। इसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं।
बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम पर जो लाइट पार्टिकल अपनी अनंत यात्रा पर चले थे, उन्हें आज की स्थिति तक पहुंचने में जो समय लगेगा वही ब्रह्मांड की उम्र होगी। और इन पार्टिकल को आज की स्थिति तक पहुंचने में 13.8 करोड़ साल गुजर चुके हैं और यही हमारे आज के ब्रह्मांड की उम्र भी है। बिग बैंग के समय जो पार्टिकल एमिट हुए थे, उन पार्टिकल को आज की स्थिति में पहुंचने में 13.8 करोड़ साल लगे। इस डिस्टेंस को कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड एक्सपेंशन रेट से अगर कैलकुलेट करें तो ब्रह्मांड के सेंटर से हमारी आज की दूरी निकल आएगी, जो लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष की होती है। तब स्फेरिकल शेप वाले हमारे इस यूनिवर्स का टोटल एक्सपेंस 90 अरब प्रकाश वर्ष का होता है। हालांकि इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए कई दूसरे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने होते हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर ब्रह्मांड का विस्तार इस आंकड़े तक पहुंचता है। हमें यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।